आज हम जानेंगे प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में कि प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ज़्यादा नहीं, बेसिकली अपन को दो सिद्धांतों को थोड़ा डिटेल में देखना है, लेकिन थोड़ी सी उनकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि प्रबंधन के सिद्धांत आए कहाँ से और क्यों आए। देखो, कल ही हमने देखा कि प्रबंधन का सामान्य अर्थ क्या है। सामान्य अर्थ कह लो, व्यापक अर्थ कह लो, ले देखिए प्रबंधन का अर्थ है कि सही ढंग से काम करना, व्यवस्थित ढंग से काम करना या व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रबंधन आवश्यक है। तो क्या है कि किसी भी काम को सिस्टमेटिक करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, संगठन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत सारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग विचारकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। उन्हीं को हम सामूहिक रूप से कहते हैं प्रबंधन के सिद्धांत। मतलब यदि हम कहें कि प्रबंधन के सिद्धांत क्यों आए या इनकी आवश्यकता क्या थी, आवश्यकता या इसको ही अपन महत्व कह सकते हैं कि प्रबंधन के सिद्धांतों का क्या महत्व है। आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, दोनों के लिए अपन एक ही बात करते हैं कि देखो, ये पहली बात तो ये है उत्पादन वृद्धि में सहायक, उत्पादन वृद्धि में सहायक थे, किसी भी संगठन में उत्पादन वृद्धि में सहायक थे। दूसरा क्या है, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, इष्टतम प्रयोग। संसाधन मतलब दोनों टाइप के संसाधन, मानव संसाधन भी और आपका जो पैसा लगा है, मशीनरी है, जो अन्य संसाधन है, उनका सही उपयोग हो सके, इसलिए प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए। तीसरा था इसका कि सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति में आवश्यक है। ये सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति में आवश्यक है, सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति में आवश्यक है। बारीक नॉलेज मिलेगा आपको संगठन के संबंध में, व्यवस्था के संदर्भ में। और चौथा ये कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। और अनुसंधान में सहायक है, अनुसंधान में सहायक है कि प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ रिसर्च हुए हैं, उस रिसर्च में भी इन सिद्धांतों की भूमिका है। तो देखो, ये सामान्यतः अपन ने सामान्य आवश्यकता या महत्व बताए हैं कि प्रबंधन के सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों हुई थी और क्या इनका महत्व है, बात एक ही है। दूसरा बात क्या है, फिर इन प्रबंधन के सिद्धांतों का हमको विकास क्रम देखना है कि कब कौन कौन सा सिद्धांत सामने आता है, विकास क्रम। तो देखो, सिद्धांतों के, प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास क्रम में सबसे पहला एक विकास का चरण आता है जिसको कहते हैं प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप। और ये प्रारंभिक स्वरूप जो है वो आज से लगभग 3000-4000 ईसा पूर्व, आज से 3000 से 4000 ईसा पूर्व, 3000 से 4000 ईसा पूर्व प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है प्रबंधन का। मतलब पहली बार प्रबंधन संबंधी विचार इस टाइम पे हमको दिखाई दिए, और इस टाइम पे जो प्रबंधन संबंधी दिखाई दिए वो दिखाई दिए हमको मिस्र में। मिस्र का शासक था क्योपास, मिस्र का शासक क्योपास। इस मिस्र के शासक क्योपास ने लगभग 2900 ईसा पूर्व, 2900 ईसा पूर्व जो पिरामिड का निर्माण किया था, पिरामिड का निर्माण, 2900 ईसा पूर्व जो पिरामिडों का निर्माण किया था, इन पिरामिडों के निर्माण में लगभग 1 लाख व्यक्ति 20 साल तक काम करते हैं। 1 लाख व्यक्ति 20 साल तक काम करते हैं। तब स्वाभाविक सी बात है, 1 लाख व्यक्ति 20 साल तक काम कर रहे हैं, तब जाके वो मिस्र के पिरामिड कितने विशाल जो निर्मित हुए हैं। तो इन 1 लाख व्यक्तियों के काम करने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट तो अवश्य होगा ना। तो जो हमको पहली बार मैनेजमेंट का जो हमको उदाहरण देखने को मिलता है वो मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के संदर्भ में मिलता है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक स्वरूप, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्वरूप के सिद्धांतों के स्वरूप में, प्रारंभिक स्वरूप में कोई फैक्चुअल जानकारी नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कहां से मिलता है। दूसरा फिर जो प्रबंधन के सिद्धांत आते हैं जिसको कहते हैं क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत,
क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत, क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत। तो देखो क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत में सीधी सी बात क्या है कि इस क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंधन को महत्व दिया गया। वैज्ञानिक प्रबंधन को महत्व दिया गया मतलब क्या है, इसमें हमने एक जो भी हमारा संगठन है, संगठन में कार्य करने के तरीकों को बदला, उत्पादन की प्रणालियों में बदलाव लाया, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, उसी को सामूहिक रूप से वैज्ञानिक प्रबंधन कहते हैं। अभी देखो इसको डिटेल में पढ़ना है वैज्ञानिक प्रबंधन को, अभी तो बस इतना जान लो कि क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत में मूल रूप से हमको क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत ही दिखाई देगा। फिर तीसरा है नव क्लासिक प्रबंधन सिद्धांत, और इस विचारधारा का प्रतिपादन 1920 से 1950 के दशक में हुआ। 1920 से 1950 के दशक में हुआ। 1920 से 1950 के दशक में नव क्लासिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, ठीक है ना। और इसी को मानवीय संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं। मानवीय संबंध सिद्धांत भी यही है। मानवीय संबंध सिद्धांत भी यही है। देखो दरअसल क्या है, जो क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत था उसका मानना क्या था कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, और मनुष्य आर्थिक क्या सीधे कह रहे थे, लालची प्राणी, उसको ज्यादा पैसा दो ज्यादा उत्पादन करेगा, तो आपको मनुष्य से ज्यादा काम कराना तो ज्यादा पैसा दो, बात खत्म। लेकिन फिर ये नव क्लासिक कहते हैं कि नहीं नहीं, मनुष्य केवल आर्थिक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण नहीं करता, और भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ संवेग होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं जिसके माध्यम से हम आदमी से ज्यादा काम ले सकते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, पैसा एक हद तक होता है। तो यहां पर मानव को केवल एक आर्थिक प्राणी बना दिया था, उसके ही विरोध स्वरूप उन्होंने फिर नव क्लासिक सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि नहीं, मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। मनुष्य एक समाज में भी रहता है, उसका एक परिवार भी है, उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी फीलिंग्स हैं। इनको महत्व देने के कारण ही हम इसको मानव संबंधी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा नव क्लासिक सिद्धांत आता है। फिर चौथा इसमें जो सिद्धांत आता है वो है व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। और व्यवहारिक सिद्धांत में क्या है, देखो इसके प्रयोगकर्ता कुछ आपको नाम याद रखना है। डगलस मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, और भी कुछ नाम हैं। लेकिन इन लोगों ने भी क्या है, प्रबंधन के सिद्धांत में थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाया कि देखो क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत ने मानव को आर्थिक प्राणी बना दिया था। नव क्लासिक कहते कि नहीं नहीं, केवल आर्थिक नहीं, कुछ और भी प्रेरणाएं होती हैं जो मनुष्य को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है ना। अब इन व्यवहारिक सिद्धांतवादियों ने क्या किया, एक नई चीजों को ले आया। इसमें इनने समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र पर आधारित था, जो दरअसल क्या है, कार्य करने के स्थल, कार्य करने के स्थल, जो मुख्य रूप से क्या है, कार्य करने के स्थल एवं कार्य करने के स्थल एवं योग्यता एवं रचनात्मक कौशल, रचनात्मक कौशल में वृद्धि करने में सहायक था। मतलब देखो सीधे सीधे उसी को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि ये दरअसल क्या है, सोशियोलॉजी और आपके एंथ्रोपोलॉजी दोनों पर आधारित था, और दोनों के आधार पर इसने क्या बोला कि मनुष्य जहां पे उत्पादन कर रहा है वो कार्य का स्थल भी सही ढंग से होना चाहिए, तभी उसकी योग्यता और कार्यकुशलता में हम वृद्धि कर सकते हैं। और अंत में है फिर आधुनिक प्रबंधन का सिद्धांत, आधुनिक प्रबंधन का सिद्धांत। और आधुनिक प्रबंधन का सिद्धांत दरअसल क्या है,
अधिक उत्पादन और समस्या के समाधान के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर देता है। आधुनिक तकनीक मतलब समझ रहे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी उत्पादन में वृद्धि करनी है, संगठन की समस्या है उनको दूर करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर जोर देता है। तो देखो ये प्रबंधन के सामान्य से कुछ सिद्धांत है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि क्वेश्चन इसमें से जो पूछा जाएगा, एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि हम प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो ये है। जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से, उसको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत होता क्या है। डायरेक्ट भी हम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, देखते हैं ये क्या होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत देखो ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो है आपका, ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत 1910-11 में, 1910-1911 ये टाइम पीरियड है। 1910-11 में ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था टेलर महोदय ने, FW टेलर, FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था FW टेलर ने, और इनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस पुस्तक को केवल साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखो 1910-11 में पुस्तक आई थी, फिर इसका बाद में एक और संस्करण आया था जो केवल साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से छपा था। तो बहुत महत्वपूर्ण किताब है कि इसी किताब में इन्होंने अपना वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो 1910-11 में इनकी किताब आई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट ने टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ठीक है ना। इससे पहले 1903 में इन्होंने अपना एक लेख लिखा था, शोध पत्र था कारखाना प्रबंधन, कारखाना प्रबंधन, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना, दो चीज को याद रखना। 1903 में इनका एक शोध पत्र आया था कारखाना प्रबंधन, और 1910-11 में किताब आई थी प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर केवल साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो हमको ये देखना है कि ये क्या था और इसमें क्या क्या पूछा गया था, तो इसको देखते हैं। पहली बात तो अपन इसका अर्थ समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन। देखो इसमें दो शब्द हैं, एक है वैज्ञानिक, साइंटिफिक, प्लस प्रबंधन, मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन। तो पहले तो अर्थ समझ जाओ कि वैज्ञानिक प्रबंधन से कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। देखो वैज्ञानिक का मतलब क्या है कि भाई जो विज्ञान से संबंधी है, विज्ञान से संबंधित, विज्ञान संबंधी, विज्ञान संबंधी। और प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रबंधन का सामान्य अर्थ तो हम कल ही पढ़ चुके हैं कि किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना, किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना, तरीके से संपन्न करना, किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना। प्रबंधन का सामान्य सा अर्थ अपन ने देखा था कल भी, तो वही है प्रबंधन का अर्थ। और वैज्ञानिक का अर्थ मतलब जो विज्ञान से संबंधित है, और विज्ञान हमको पता ही है, विज्ञान किसको कहते हैं कि विशिष्ट एवं व्यवस्थित ज्ञान, विशिष्ट एवं व्यवस्थित ज्ञान। बचपन से पढ़ रहे हैं ना विज्ञान का अर्थ, किसी भी का क्रमबद्ध और विषय
विशिष्ट ढंग से अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो यही है विज्ञान का अर्थ और प्रबंधन का अर्थ। तो देखो अब वैज्ञानिक प्रबंधन का अपन को जो अर्थ निकल के आया है कि विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना। मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या है कि विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना, सुव्यवस्थित तरीके से करना। व्यवस्थित ज्ञान के, विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है। ठीक है ना। अब देखो टेलर इसको कैसे परिभाषित करता है वैज्ञानिक प्रबंधन को। टेलर ने क्या कहा है? टेलर ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है, यह जानने की कला है। वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कार्य कराना चाहते हो, तुम व्यक्तियों से क्या कार्य कराना चाहते हो, क्या कार्य कराना चाहते हो, तुम व्यक्तियों से क्या कार्य कराना चाहते हो, तथा यह देखना, यह देखना कि वे सबसे उचित, सस्ते व बेहतर, सबसे उचित, सस्ते व बेहतर ढंग से कार्य कर सके, सबसे उचित, सस्ते और बेहतर ढंग से कार्य कर सके। ठीक है ना। तो देखो टेलर क्या कहता है वैज्ञानिक प्रबंधन के संदर्भ में कि वैज्ञानिक प्रबंधन दरअसल यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कार्य कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे सस्ते, सबसे उचित और सबसे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। यही है टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन, टेलर के शब्दों में, कि यह देखना कि यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कार्य करा सकते हो और यह देखना कि यह कार्य कैसे उचित, सस्ते और बेहतर ढंग से हो सकता है। यही है वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर के अनुसार। देखो दरअसल क्या है कि टेलर यहां पे अपने वैज्ञानिक प्रबंधन में एक वैज्ञानिक मेथड का प्रतिपादन करेगा। अभी अपन उसको, उसकी वैज्ञानिक तकनीक को समझना है। टेलर दरअसल क्या है कि देखो 1910-11 में है। पहली बात तो जान लो कि अमेरिका का है, अमेरिका का है और किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, मजदूर के रूप में काम करता है, धीरे से फिर फोरमैन बनता है और वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाता है। तो उसकी क्या समस्या थी? उसकी समस्या थी, ये उसकी नहीं, उस समय पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की समस्या थी कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। तो उसी संदर्भ में टेलर ने फिर अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी प्रतिपादित की कि कैसे उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो उसी संदर्भ में यह कहना है कि वैज्ञानिक प्रबंधन दरअसल कुछ और नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि तुम आदमी से क्या कार्य कराना चाहते हो और वो जो कार्य कराना चाह रहे हो वो सबसे सस्ते, सबसे सही और सबसे बेहतर ढंग से कैसे हो सके। यही है वैज्ञानिक प्रबंधन। मतलब देखो टेलर का क्या कहना था? टेलर का कहना था कि अभी तक हम ये मानते हैं कि भाई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और सीख के आगे बढ़ता है। व्यक्ति गलती करता है, गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है। टेलर का कहना है कि ये मेथड गलत है। तुम गलती करोगे फिर सीखोगे, जीवन भर ही गलती करते रहोगे, सीखोगे कब? मतलब गलती करके और सीखोगे तो लेट हो जाओगे, कंपटीशन ज्यादा है। एक बार भर्ती आई पटवारी की, अगले बार पता नहीं कब आएगी। गलती करके सीखने का समय नहीं है। हमको ऐसी तकनीक विकसित करना होगा कि गलती हो ही ना, और वही तकनीक है वैज्ञानिक प्रबंधन। कार्य करने की एक ऐसी तकनीक विकसित करना, एक ऐसी मेथड विकसित करना कि गलती हो ही ना, या बिल्कुल कम से कम गलती होने की संभावना ना के बराबर हो। क्योंकि तुमने एक बार गलती कर दी तो दोबारा मौका पता नहीं तुमको कब मिलेगा। ये टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की एक, जो टेलर की सोच है कि टेलर एक ऐसी तकनीक बनाना चाह रहा है कि जिसमें गलती होने की संभावना न्यूनतम हो। गलती से सीखते रहेंगे तो जीवन बहुत छोटा है,
दूसरा हमसे आगे निकल जाएगा। ये टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन, टेलर मतलब देखो 1910-11 में इस टाइप की बातें कर रहा है कि वो दिन गए जब हम गलती करके और सीखते थे, गलती करके सीखते रहेंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का मैंने अर्थ बताया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन होता क्या है टेलर के शब्दों में। अब इस वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या था, वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य अपन क्रम वाइज देखेंगे। पहले अपन ने अर्थ समझ लिया वैज्ञानिक प्रबंधन का, अब हमको उद्देश्य देखना है कि इस वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो देखो उद्देश्य तो हर सिद्धांत का, जितने भी सिद्धांत है सभी सिद्धांतों का एक उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि, संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि, संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि, संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि मतलब वही उत्पादन में वृद्धि कैसे हो। कोई भी सिद्धांत हो, चाहे साइंटिफिक मैनेजमेंट थोड़ी या प्रबंधन का जो भी सिद्धांत, भाई प्रबंधन का एकमात्र उद्देश्य है ना कि व्यवस्थित काम हो, उत्पादन में वृद्धि हो सके, तो वही संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। दूसरा क्या है, अधिकतम पारस्परिक, अधिकतम पारस्परिक, अधिकतम पारस्परिक समृद्धि करना, अधिकतम पारस्परिक समृद्धि करना मतलब मजदूर को भी फायदा हो, मालिक को भी फायदा हो, सबका साथ सबका विकास, अधिकतम पारस्परिक वृद्धि करना। तीसरा है न्यूनतम लागत पर, न्यूनतम लागत पर, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन, कम पैसा लगाओ और ज्यादा प्रोडक्शन हो, कम आदमी रखो काम पे और उत्पादन ज्यादा हो, न्यूनतम लागत, अधिकतम उत्पादन। चौथा इसका उद्देश्य था सहयोग एवं समन्वय में वृद्धि करना, सहयोग एवं समन्वय में वृद्धि करना, कोई मजदूर और मालिक की लड़ाई ना हो, दोनों आपस में मिलके काम करें तो वो उत्पादन में वृद्धि होगी, तो वही कह रहे हैं सहयोग एवं समन्वय में वृद्धि करना। और पांचवा है प्रबंध में, प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है ना। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ सामान्य से उद्देश्य हैं, ठीक है ना, इन उद्देश्यों को भी ध्यान रखना। फिर इसके आगे देखते हैं कि ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन में आगे क्या बताया है टेलर ने। तो देखो टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, टेलर के समय उस समय जो मुख्य समस्या क्या थी, ये समस्या के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि टेलर कहना क्या चाह रहा है। उस समय सबसे मेन समस्या थी कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, कम उत्पादन, कम उत्पादन। देखो 1850 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है ब्रिटेन में, उसके पहले से हो जाती, फिर वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अमेरिका में होती है, फिर अमेरिका। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में होता क्या है, औद्योगिक क्रांति में उत्पादन में वृद्धि हुई कि कोई इंडस्ट्री यदि 20 यूनिट का उत्पादन करती थी तो 50 यूनिट का करने लगी थी। लेकिन एक स्थिति में आके क्या है, ये उत्पादन में वृद्धि स्थिर हो गई थी, अब बढ़ नहीं रही थी। तो सबसे बड़ी समस्या टेलर के समक्ष यही थी कि उत्पादन कम था, ये उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। तो देखो टेलर ने कम उत्पादन का दो कारण खोज के लाया। टेलर ने अध्ययन किया, रिसर्च किया, कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर टेलर ने बताया कि कम उत्पादन के दो कारण हैं। एक कारण को टेलर ने कहा वैज्ञानिक तकनीक का, वैज्ञानिक तकनीक का, वैज्ञानिक तकनीक का काम नहीं करना या वैज्ञानिक तकनीक से काम नहीं करना। हमारी जो काम करने का ढंग है वो अवैज्ञानिक है, उसको टेलर कहता है कि अंगूठे का नियम, मतलब पारंपरिक तरीके से हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन में हम वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा उत्पादन कम है। और दूसरे कम उत्पादन का कारण बताता है वो काम चोरी, काम चोरी। और काम चोरी के लिए वो शब्द यूज करता है सोल्डरिंग,
जो शब्द यूज करता है वो क्या है? सोल्डरिंग, कामचोरी। ठीक है ना। टेलर के क्या समस्या थी? कम उत्पादन। कम उत्पादन के वो दो कारण खोज के लाया कि उत्पादन में हमारी तकनीकी वैज्ञानिक नहीं है, और सोल्डरिंग हो रही, काम चोरी हो रही है। अब देखो ये तो ठीक है कि वैज्ञानिक तकनीक का काम नहीं हो रहा, काम चोरी के संदर्भ में वो क्या कहता है? काम चोरी भी दो प्रकार से होती है। काम चोरी भी दो प्रकार से होती है। क्या होती है? एक को वो कहता है पारंपरिक, या इसको कहता है प्राकृतिक काम चोरी। प्राकृतिक काम चोरी। प्राकृतिक काम चोरी। प्राकृतिक काम चोरी क्या है? कि परंपरागत तरीके से काम करेंगे, परंपरागत तरीके से काम करने से, परंपरागत तरीके से काम करने पर थकान होगी, थकान होगी। ये प्राकृतिक कामचोरी। प्राकृतिक कामचोरी में क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम परंपरागत तरीके से काम करेंगे तो मजदूर जल्दी थकेगा, काम करने वाला व्यक्ति जल्दी थक जाएगा, और थक जाएगा तो उत्पादन कम होगा। अब काम प्राकृतिक कामचोरी कह रहा है कि इसमें मजदूर की कोई गलती नहीं है, हमारे काम करने की दशा इतनी बड़ी है कि गर्मी लग रही है, अब वहां पे यदि आप एयर कंडीशनर लगा दो तो हो सकता है कि मजदूर थकेगा कम, और थकेगा कम तो उत्पादन ज्यादा होगा। तो वो कुछ इस दृष्टि से कह रहा है कि प्राकृतिक काम चोरी है, और ये प्राकृतिक काम चोरी है क्योंकि आपके काम करने का जो तरीका है वो पुराने जमाने का है, आपने साइंटिफिक मेथड को नहीं अपनाया। और दूसरा क्या कहता है वो, जिसको कहता है व्यवस्थित काम चोरी। व्यवस्थित काम चोरी। प्राकृतिक काम चोरी, और दूसरे को कहता है व्यवस्थित काम चोरी। व्यवस्थित काम चोरी में वो कहता है कि ये जानबूझकर की जाती है, जानबूझकर, सोच समझकर, सोच समझकर जो काम चोरी की जाती है व्यवस्थित काम चोरी के तहत। मजदूर को लगता है कि वो ज्यादा काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा? ज्यादा काम करेगा, ज्यादा उत्पादन होगा, मालिक का ज्यादा फायदा। उसको तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो वो क्यों मेहनत करे? उत्पादन कम हो ज्यादा हो, उसकी सैलरी तो फिक्स है। सरकारी कर्मचारी टाइप जो मानसिकता है वही है व्यवस्थित कामचोरी, क्योंकि उसको पर्सनल कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखो यहां पर जो टेलर के समक्ष समस्या थी कि कम उत्पादन हो रहा है, कम उत्पादन का टेलर दो कारण खोज के लाता है कि हमारी जो उत्पादन कम हो रहा है उसमें एक तो क्या हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सोल्डरिंग हो रही। शब्द याद रखना है, सोल्डरिंग शब्द का यूज कर रहा है काम चोरी को। अब वो कह रहा है कि ये जो काम चोरी है ये भी दो प्रकार से होती है, एक होती है प्राकृतिक काम चोरी, एक होती है व्यवस्थित काम चोरी। प्राकृतिक काम चोरी इसलिए होती है क्योंकि हम परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे जो वर्कर हैं वो जल्दी थक जा रहे हैं और थकान के कारण उत्पादन कम हो रही है। और व्यवस्थित काम चोरी है, मजदूर जानबूझ के काम चोरी कर रहा है क्योंकि उसको लग नहीं रहा ना कि इस अधिक उत्पादन, अधिक मेहनत करेगा, अधिक उत्पादन होगा तो उसको कुछ अतिरिक्त मिलेगा, बोनस तो दे नहीं रहे उसको, तो व्यवस्थित काम चोरी व्यवस्थित काम चोरी करता है। ठीक है ना। तो देखो ये टेलर ने समस्या और समस्या का कारण भी टेलर ने बता दिया कि समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना। अब इसके बाद टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन में आपको कुछ उसकी परिकल्पनाओं, कुछ हाइपोथेसिस थी टेलर की, टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं, परिकल्पनाएं कह लो या मान्यताएं कह लो। मतलब देखो जैसी आपकी मान्यता होगी वैसा सिद्धांत। तो टेलर की कुछ मान्यता थी, ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की मान्यता। आपसे पूछेगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन की निम्नलिखित में कौन सी मान्यता नहीं है, टेलर ने कौन सी कामचोरी की बात करी है, ये सब क्वेश्चन के रूप में वही आएंगे, फैक्चुअल के रूप में। तो देखो परिकल्पना, परिकल्पना मतलब क्या है? टेलर ये मान के चल रहा है, टेलर ने ये मान के चला। हम पहले से मान लेते हैं ना किसी चीज के संदर्भ में, तो उस वस्तु के संदर्भ में हमारे विचार बदल जाते हैं। तो देखो टेलर भी पहले से मान के चल रहा था। क्या मान के चल रहा था? कि जो उत्पादन का तरीका है, पहला उसने क्या कहा कि उसकी जो परिकल्पना में पहली बात थी कि कार्य करने के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए, कार्य करने के वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए। कार्य करने के वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए। तुम जो पुराना काम परंपरागत तरीके से काम कर रहे हो, जिसको वो कहता है अंगूठे के नियम, अंगूठे के
नियम, थंब रूल, अंगूठा छाप जिसको कहते हैं ना अपन, वही अंगूठे के नियम कह रहा है कि जो परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं वो काम सही नहीं है, काम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। मतलब ये देखो हाइपोथेसिस, टेलर ये मान के चल रहा है कि यदि हम कार्य करने के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी। अभी हम कार्य करने में अंगूठे के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब परंपरागत नियमों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उत्पादन कम है। ये टेलर मान के चल रहा है, पहले से मान लिया है। दूसरी उसकी मान्यता क्या है कि कार्मिक वही अच्छा है, कार्मिक वही अच्छा है, कार्मिक वही अच्छा है जो किसी प्रकार की पहल ना करे, जो किसी प्रकार की पहल ना करे, जो किसी प्रकार की पहल ना करे, प्रबंधक के आदेशों का पालन करे, प्रबंधक के आदेशों का पालन करे, प्रबंधक के आदेशों का पालन करे। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, मजदूर वो अच्छा है, उससे जो बोलो जितना बोले चुपचाप मुंह बंद करके कमे, पूछे नहीं, अपना दिमाग ना लगाए, वो मजदूर अच्छा है। क्या कह रहा है, कार्मिक वही अच्छा है जो किसी प्रकार की इनोवेशन ना हो, मशीन टाइप हो, कि उससे बोल कि ये ईंटा उठा के उधर रखिया, अब ये नहीं पूछे कि क्यों रखिया, क्या है, चुपचाप ईंटा उठा के उधर रखिया है, इनोवेशन वाला काम नहीं है, उससे जितना बोले उतना करे, वही मजदूर अच्छा है। ऐसे कर्मचारी रखने चाहिए कि उससे जितना बोले उतना करे, फोकट का दिमाग नहीं लगाए। और तीसरी इसकी मान्यता थी कि यदि व्यक्ति को अधिक पैसा दिया जाए, अधिक पैसा दिया जाए तो, यदि व्यक्ति को अधिक पैसा दिया जाए तो वह ज्यादा काम करेगा। ठीक है ना, मतलब टेलर कहता है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी, पैसा फेंको तमाशा देखो, मजदूर से ज्यादा काम लेना है तो ज्यादा पैसा दो, जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ज्यादा काम करेगा। तो ये टेलर की मतलब टेलर मान के चल रहा है। अब इसके बाद वो अपना वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित करेगा। तो देखो उसकी पूर्व मान्यता क्या है कि हमको उत्पादन में यदि वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करेंगे तो उत्पादन अधिक होगा। कर्मचारी ऐसा रखो, कर्मचारी वो अच्छा है जो दिमाग ना लगाए, प्रबंधक जो कहे वो कर ले, बात खत्म हो गई। और व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है, उसको ज्यादा पैसा दोगे ज्यादा काम करेगा, कम पैसा दोगे कम काम करेगा, बात खत्म हो। ये टेलर मान के चल रहा, हाइपोथेसिस है, उसकी परिकल्पनाएं हैं। अब देखो इन्हीं के आधार पर टेलर ने अपनी वैज्ञानिक प्रबंधन तकनीक को बताया। क्या है उसके वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक, वही यही सिद्धांत ही है उसका, वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक, वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक। देखो वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक मतलब जो वो इतने देर से कह रहा है ना कि हमको अंगूठे के नियम के स्थान पर, मतलब हम जो परंपरागत तरीके से उत्पादन कर रहे हैं उसकी स्थान पर हमको वैज्ञानिक मेथड का उपयोग करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड का उपयोग करना चाहिए, और इसी को कह रहा है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो अब यहां पर ये बता रहे हैं कि उसकी वैज्ञानिक प्रबंधन की नीति में वो बोल क्या रहा है कि हमको करना क्या है। यदि कोई संगठन या कोई फैक्ट्री का मालिक चाह रहा है कि वो अपनी फैक्ट्री या अपने संगठन में टेलर की साइंटिफिक मेथड या टेलर के साइंटिफिक थ्योरी को लागू करे तो कैसे करेगा, तो उसके लिए देखो टेलर ने कुछ 4 बातें बताई हैं। पहली बात तो क्या बोल रहा है कि हमको समय का अध्ययन करना है, समय का अध्ययन, समय का अध्ययन। समय का अध्ययन मतलब है कि किसी कार्य को, किसी कार्य को करने में लगने वाला, किसी कार्य को करने में लगने वाला औसत समय, किसी कार्य को करने में लगने वाला औसत समय का अध्ययन करना है। देखो टेलर क्या कहता है कि यदि तुमको अधिक उत्पादन करना है
तो तुमको पहले यह पता करना पड़ेगा कि एक मजदूर कितना उत्पादन कर सकता है एवरेजन, भाई औसत उत्पादन, कि आपने पता कर लिया कि भैया 8 यूनिट का 8 इकाई का उत्पादन हो सकता है, कोई भी वस्तु बन रही है 8 वस्तु बना सकता है दिन भर में एक सामान्य मनुष्य, एक मजदूर। अब इसके आधार पे तो आप अध्ययन करोगे, यदि 8 से कम बना रहा है मतलब काम चोरी हो रही है, अब आप फिर उसमें हस्तक्षेप करोगे। 8 से ज्यादा बना रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको एप्रिशिएट करोगे। तो कम से कम हमको समय का अध्ययन करना पड़ेगा सबसे पहले, कि एवरेज एक दिन में कितना उत्पादन हो सकता है, या एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति मिलकर इतना उत्पादन कर सकते हैं। तो आपको यह कहलाएगा समय का अध्ययन, कि कितने समय में कितना उत्पादन। तो वही है किसी कार्य को करने में लगने वाला औसत समय, कि किसी को दिया कि भैया ये गड्ढा खोद देना, अब वो 2 दिन में खोद रहा है गड्ढा, आप क्या बोलोगे उससे? यदि आपको पता है कि इस गड्ढा को खोदने में मुश्किल से 5 घंटे लगते हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से पेमेंट करोगे। तो एक एफिशिएंसी आ जाएगी ना, कि आपको पता है कि इस कार्य को करने में कितना समय लगता है। तो आपका संगठन जो भी उत्पादन कर रहा है, आपका जो भी फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, आपने जो भी मजदूर रखा है, उसकी एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने देर में इतना काम होना चाहिए। तो वही है समय का अध्ययन। दूसरा इसमें है, समय के अध्ययन के बाद है गति का अध्ययन। गति का अध्ययन, गति का अध्ययन। देखो गति के अध्ययन से कहना क्या चाह रहा है? गति के अध्ययन का मतलब है कि एक काम को कम थकान में कैसे करें। एक काम को कम थकान में कैसे करें। एक काम को कम थकान में कैसे करें। कैसे करें मतलब क्या है? काम करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक आपके पास होना चाहिए। काम करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक मतलब समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं? कम थकान हो मतलब काम करने की ऐसी तकनीक विकसित करो जो सर्वश्रेष्ठ हो। सबसे अच्छी काम करने की तकनीक होगी तो व्यक्ति कम थकेगा, और कम थकेगा तो ज्यादा उत्पादन होगा। तो यही है गति का अध्ययन। गति के अध्ययन में हमको यह देखना है, मतलब गति के अध्ययन में हमको क्या है? तकनीक का पता करना है कि किसी भी काम को करने की सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है। और बेस्ट टेक्निक मतलब गति का अध्ययन। तो देखो 2 अध्ययन हो गए, समय का अध्ययन कि किसी काम को करने में लगने वाला समय, गति का अध्ययन किसी काम को करने में किसी काम को करने में कौन सी तकनीक सर्वश्रेष्ठ होगी, क्योंकि यदि सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करेंगे तो व्यक्ति कम थकेगा, और कम थकेगा तो ज्यादा उत्पादन करेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप इसको कहते हैं कार्यात्मक, हिंदी में कार्यात्मक विभेदीकरण। कार्यात्मक विभेदीकरण अंग्रेजी याद रख लो, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में कहता है कि आदेश संगठन में आदेश देने वाले कम से कम 8 लोग हों। कम से कम 8 लोग हों। संगठन में आदेश देने वाले कम से कम 8 लोग हों। देखो दरअसल क्या है, टेलर के पहले माना जाता है कि संगठन में एक व्यक्ति आदेश देने वाला हो, क्योंकि एक व्यक्ति आदेश देगा तो काम सही ढंग से होगा। लेकिन टेलर इसको पटल देता है फंक्शनल फोरमैनशिप कि अलग अलग फोरमैन होने चाहिए, और कम से कम 8 तो होना चाहिए। 8 व्यक्ति होने चाहिए आदेश देने वाले, 8 बॉस। इसको 8 बॉस की परिकल्पना भी कहते हैं कि भाई अपन सेक्शन बांट दो और एक सेक्शन का एक व्यक्ति को हेड बना दो, और वो उनको आदेश देगा कि भाई जैसे कोई फैक्ट्री है, वो कपड़ा उत्पादन है तो ठीक है, एक व्यक्ति को बॉस बना दो कपड़े धुलाई वाला, कि वो कपड़े धोने वाले के लोगों को आदेश देगा। तो क्या है, काम बढ़ जाएगा तो काम सही ढंग से होगा। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। और इसमें कहता है कि कम से कम एक संगठन में 8 लोग होने चाहिए आदेश देने वाले। ज्यादा भी हो सकेंगे चलेगा, लेकिन कम से कम 8 लोग तो होने ही चाहिए। और चौथा जो वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक है वो है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, प्रति इकाई मूल्य सिस्टम भी कहते हैं पीस रेट सिस्टम, इकाई मूल्य। देखो पीस रेट सिस्टम क्या है
कि कोई श्रमिक उत्पादन करता है, आपने उसका समय निर्धारित कर लिया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 8 इकाई उत्पादन करता है, ठीक है ना, ये आपने एक एवरेज समय निकाल लिया है। अब कोई व्यक्ति यदि 8 इकाई उत्पादन करता है और 8 इकाई से यदि मान लो किसी व्यक्ति ने 9 इकाई का उत्पादन कर दिया, या किसी व्यक्ति ने 10 इकाई का उत्पादन कर दिया, ज्यादा मेहनत करा, ज्यादा काम करके तय क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर दिया, तो पीस रेट सिस्टम कहलाता है कि पीस रेट सिस्टम के अंतर्गत अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त वेतन, अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त वेतन, अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त वेतन। भाई 8 इकाई उत्पादन करने की तो उसको सैलरी मिल रही है, 8 तो करना ही पड़ेगा, 8 से यदि ज्यादा करेगा तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब वही कह रहे हैं ना, आदमी एक आर्थिक प्राणी, इसको ज्यादा पैसा दो, ज्यादा काम कराएगा। तो अब वो उस लालच में 9, 10, 11, 12 अधिकतम उत्पादन करने की कोशिश करेगा, ना बोनस, ओवर टाइम, ये क्या है, ये वही है कि प्रति इकाई इतना तो करना ही, और जो इससे नीचे करे, कोई ने 7 इकाई करा उसकी सैलरी काट लो, और कोई लगातार कम उत्पादन करता उसको जॉब से भगा दो क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है। तो प्रति इकाई उत्पादन मतलब पीस रेट सिस्टम, जितनी अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेगा उतना अतिरिक्त पैसा मजदूर को दिया जाए, तभी तो वो अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा, 8 से क्यों ज्यादा वो करे, ठीक है ना, यह है पीस रेट सिस्टम। और अंतिम है अपवाद द्वारा प्रबंधन, 5वां, अपवाद द्वारा प्रबंधन। अपवाद द्वारा प्रबंधन, अपवाद द्वारा प्रबंधन का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मानक से अधिक उत्पादन करता है, मतलब निर्धारित मानक 8 इकाई है और कोई 9 और 10 इकाई उत्पादन करता है, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मानक से अधिक उत्पादन करता है और यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मानक से कम उत्पादन करता है, अधिक उत्पादन 8 से 10 इकाई उत्पादन कर लिया, कम उत्पादन 6 इकाई 7 इकाई, दोनों ही स्थितियों में प्रबंधन को हस्तक्षेप करना होगा, प्रबंधन को हस्तक्षेप करना होगा, मतलब दोनों ही स्थिति में यदि कोई व्यक्ति निर्धारित उत्पादन से कम उत्पादन करता है या निर्धारित उत्पादन से ज्यादा उत्पादन करता है, दोनों स्थिति में प्रबंधन को हस्तक्षेप करना होगा। हस्तक्षेप क्या करना होगा भाई, जिस व्यक्ति ने ज्यादा उत्पादन किया उसको इंसेंटिव दो, उसकी बढ़ाई करो, उसको ज्यादा सैलरी दो, तो वो अधिक उत्पादन के लिए होगा। और जो यदि कम उत्पादन कर रहा है वो देखो कि कम उत्पादन क्यों कर रहा है, क्या समस्या है, वो कामचोर है या अन्य कोई समस्या है, यदि समस्या है तो समस्या का समाधान करो, नहीं इसको भगाओ। दोनों ही स्थिति में प्रबंधन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, यही है अपवाद द्वारा प्रबंधन, ठीक है ना। तो देखो ये टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक है, ये वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक में 5 नियम है उसके, समय का अध्ययन करना पड़ेगा, गति का अध्ययन करना पड़ेगा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, पीस रेट सिस्टम है और अपवाद द्वारा प्रबंधन है। ये कुछ तरीके हैं जिसका उपयोग करके आप प्रबंधन में वैज्ञानिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो ये वैज्ञानिक टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन है ये तात्कालिक समय में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ था कि इस टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, क्योंकि इससे वाकई देखो ये तो एक निजी कंपनी में काम करता था, वहां उसने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लागू करी, उत्पादन बढ़ गया, उसकी देखा देखी दूसरे कंपनियों ने लागू किया और फिर दूसरे देशों ने, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय आंदोलन मतलब इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया। देखो ना भारत में भी इसको जहां दुनिया में जहां भी प्रबंधन पढ़ रहे हैं टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जरूर पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत ने उत्पादन में वृद्धि करी और जिस सिस्टम में इसको लागू किया वहां उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये आपके टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, ठीक है ना।